इस वीडियो में हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी GAD के सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर को समझेंगे। GAD एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें पर्सन को हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल एंजाइटी होती है। DSM-4 TR के अकॉर्डिंग GAD की पहचान करना आसान है। इसमें पर्सन को लगातार एक्सेसिव एंजाइटी और घबराहट होती है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के 6 मेन सिम्टम हैं जिसमें से किसी भी 3 का प्रेजेंट होना इस डिसऑर्डर के डायग्नोस के लिए ज़रूरी है। पहला, बेचैनी या चिड़चिड़ापन फील होना। दूसरा, जल्दी थकान हो जाना। तीसरा, अटेंशन बनाए रखने में प्रॉब्लम होना। चौथा, चिड़चिड़ापन रहता है। पांचवा, मसल पेन। छठा, नींद से जुड़ी समस्या होती है। इनमें से कोई भी 3 सिम्टम्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। GAD की इफ़ेक्ट, इसे फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी एक इशू से जुड़ी नहीं होती बल्कि अलग अलग पॉसिबल इवेंट्स को लेकर डर बना रहता है पर्सन के अंदर। पर्सन एक प्रॉब्लम को हल करता है तो दूसरी चिंता उसे घेर लेती है। लंबे समय तक फोकस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सन फिजिकली अफेक्ट भी होता है, जैसे उसे पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पेट में गड़बड़ी फील करता है, गले में गांठ जैसा महसूस करता है, बार बार टॉयलेट जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस तेज चलने लग जाती है, पर्सन आसानी से घबरा जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और जल्दी थक जाता है। पर्सन को एंगर अटैक और इंसोमिया की प्रॉब्लम भी होती है। कई लोग इस डिसऑर्डर के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन ये उनके फैमिली और सोशल लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। लगभग 1/2 केसेस में ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो सकती है, जबकि दूसरों को डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके प्रीवेलेंस रेट और ईटियोलॉजी के बारे में जानते हैं। GAD की प्रीवेलेंस रेट लगभग 3% से 5% के बीच में होती है और ये आमतौर पर टीन्स में ज़्यादा पाई जाती है और ये मेन के कंपैरिजन में वुमेन्स में ज़्यादा पाया जाता है। ये अक्सर दूसरी एंजाइटी डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर के साथ को एग्जिस्ट में रहता है। इसे कोमॉर्बिड कंडीशनिंग कहा जाता है। GAD के फैक्टर्स को 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला बायोलॉजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जेनेटिक फैक्टर्स, इसमें रिसर्च से पता चला है कि जेनेटिक फैक्टर का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन इस एरिया में किए गए रिसर्च में प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि एंजाइटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि GAD और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक कॉमन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन शेयर करते हैं। दूसरा है ब्रेन एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़। एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसे गाबा यानी गामा एमिनोब्यूटिक एसिड कहा जाता है, GAD में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। गाबा की कमी से एंजाइटी को बढ़ावा मिलती है। जब पर्सन स्ट्रेस में होता है तो CRH यानी कॉर्टिकोपिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाता है जो GAD को बढ़ावा दे सकता है। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी GAD में रोल निभाते हैं। अब इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को जानते हैं। साइको एनालिटिकल अप्रोच बताता है कि GAD में एंजाइटी के पीछे अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट होते हैं। ये कन्फ्लिक्ट ईगो और इड के बीच होता है, जिसमें इड हमारी अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर, स्पेशली सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसीज को दिखाता है। जब ये डिज़ायर्स
सबकॉन्शियस में दब जाती हैं तो ये बार बार बाहर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये फेल हो जाती है, जिससे एंजाइटी पैदा होती है। क्योंकि एंजाइटी का सोर्स अनकॉन्शियस में है, इसलिए इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता और यह किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से जुड़ा हो सकता है। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। इस अप्रोच में एंजाइटी और सेंस ऑफ मास्टरी यानी असुरक्षा की भावना को मेन रीज़न माना जाता है। अनकंट्रोलेबल नेगेटिव इवेंट्स का पर्सन के लाइफ में रिपीटेडली अकर होना जीएबी को बढ़ावा दे सकता है। जीएडी वाले पर्सन के लाइफ में कोई सीरियस ट्रॉमा नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी इवेंट्स उनके लिए स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। अर्ली इन्वायरमेंट यानी चाइल्डहुड में सिक्योरिटी और कंफर्ट की कमी भी जीएडी में योगदान दे सकती है। एंजाइटी में कुछ पॉजिटिव फंक्शन भी होते हैं, जैसे ये हमें खतरे से बचाने और नेगेटिव इवेंट्स के लिए तैयार रहने में मदद करता है, लेकिन एक्सेसिव वरी इंटरफेरेंस डालती है, पर्सन को कमज़ोर बनाती है और इंट्रूसिव थॉट को बढ़ावा देती है। अगर कोई एंजाइटी को रोकने की कोशिश करता है तो यह उल्टा इफ़ेक्ट डाल सकता है और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स डेवलप कर सकता है। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट का मानना है कि जीएडी से सफ़र करने वाले पर्सन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बायस्ड होती है। ये डेंजरस इवेंट्स को जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि नॉन डेंजर इवेंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। नेगेटिव इमेजरी उनके दिमाग में ज़्यादा देर तक बनी रहती है। जीएडी के ट्रीटमेंट में दो मेन पर्सपेक्टिव अपनाए जाते हैं। पहला बायोकेमिकल ट्रीटमेंट, दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पहला बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें जीएडी के इलाज के लिए बेंजोडाइज़ेपाइन कैटेगरी की दवाइयाँ अपनाई जाती है। ये दवाइयाँ एंजाइटी को तुरंत कम कर सकती हैं, लेकिन इनका एक नेगेटिव साइड भी है कि इनकी लत लग सकती है। एक दूसरी दवा बसपेरोन भी जीएडी के लिए दी जाती है, लेकिन इसका असर दिखने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट भी एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। अब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जीएडी के इलाज में कॉग्निटिव और बिहेवियरल टेक्निक को कंबाइन किया जाता है। हालांकि जीएडी का ट्रीटमेंट कठिन होता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को रोकने की कोशिश अक्सर उन्हें और ज़्यादा बढ़ा देती है। ट्रीटमेंट के टाइम कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, स्ट्रेस कम करने और शरीर को आराम देने के लिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जैसी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। दूसरा कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें पर्सन की सोचने के प्रोसेस को बदला जाता है ताकि वो रियलिटी को ज़्यादा रैशनल और बैलेंस्ड तरीके से देख सके। इससे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जैसे कैटास्ट्रोफाइजिंग यानी छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझना, इसको कम किया जाता है। बायस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को सुधारना भी एक तरीका है। जीएडी से सफ़र करने वाले पर्सन आमतौर पर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा जल्दी पहचानते हैं और उसे ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। थेरेपी में इन्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे वे अपने थॉट्स को एनालाइज कर सकते हैं और ज़्यादा बैलेंस पर्सपेक्टिव अपना सकते हैं।